भारत ना पिटाई कर रहा है, बस घसीट रहा है। अभी बिना पीटे घसीट रहा है और दुनिया के दरबार में जाकर के वो रो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार का इंटेंशन पहले देश के अंदर के दुर्गंधों की, गद्दारों की, कमीनों की, नमक हरामों की सफाई करने वाले कश्मीरी मुसलमान 2,500 मुसलमान हिरासत में है इस समय एनआईए के। तो आप समझ लीजिए कि कितने ईमानदार हैं, कितने कितने वो गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं। तो जो दो सवाल जिसको लेके नाच रहे थे पिछले 10 दिनों से लोग, तो पहला तो यह कि वहां पे सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और सिक्योरिटी की ऐसी व्यवस्था थी कि उन आतंकवादियों की हिम्मत नहीं पड़ी पर्यटकों के ऊपर कुछ करने की, या उनसे कोई बवाल करने की, या उनको मारने की। में सरकार सालों से भाजपा की है, तो विरोधी में तो कांग्रेस भी तो है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बहुत बड़े पैमाने पर नफरत करने वाले भी तो गुजराती हैं। वो उसके बदन पे भी कपड़े बाकी नहीं रखते, उसको नंगा कर दिया उन्होंने उसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, कि इसको न क्रिकेट की तमीज है, न इसको ग्राउंड की तमीज है, और ये आदमी सिर्फ दलाली करके अपने नौकरी कर रहा है, और वो सोनिया गांधी के चैनल, देवर के चैनल का रिपोर्टर है। पिछले 4-5 दिनों से डरा हुआ पाकिस्तान, जब से विभाजन हुआ तब से वो हमें अपने आप को पैरेलल समझता था। कई बार उसे लगता था कि हम ज्यादा बड़े हो गए हैं, चाहे क्रिकेट के मैदान हो, हॉकी के मैदान, उससे ज्यादा उसे लगता था कि हम पाकिस्तान, भारत से ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा बलिष्ठ हैं, क्योंकि पश्चिम के तरफ के लोग ज्यादा शारीरिक बनावट में थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। इस लिहाज से भी भारत ना पिटाई कर रहा है, बस घसीट रहा है। अभी बिना पीटे घसीट रहा है और दुनिया के दरबार में जाकर के वो रो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार का इंटेंशन पहले देश के अंदर के दुर्गंधों की, गद्दारों की, कमीनों की, नमक हरामों की सफाई करने की है, और एनआईए ने अब उससे पर्दा हटा दिया है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस, अब्दुल्ला गैंग और पूरा भारत द्रोही गैंग अब छटपटाने लगा है। एनआईए ने कैसे इसे नग्न कर दिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया खोलकर देश को बता ही नहीं पाया। नहीं, सारे चैनलों पे मनीष जी दर्शक, सारे चैनलों पे चर्चा हो रही है उसकी, और वो जाहिर सी बात है, आज वहाँ डीजी पहुंचे थे एनआईए के, तो वो बाकायदे उस स्पॉट पे गए, बाइसरन की स्पॉट पे गए, और उन्होंने पूरा वहाँ का मुआयना किया, जो रिपोर्ट आई उसको देखा उन्होंने, और उसके बाद वो लौट आए। और सारे चैनलों पर चर्चा हो रही है कि एनआईए के डीजी वहाँ पहुंचे। एनआईए ने, देखिए, इनको एनआईए से कोई सूत्र नहीं मिल रहा है, वो एनआईए ने एक लिमिटेड जो है सूचना इन लोगों तक अपना वितरित कराई है, ताकि इनको कुछ प्रारंभिक जरा अनुमान हो जाए, और उसको अपने अपने तरह से सब जुटे हैं, लेकिन ये उस सूचना को तोते की तरह रट रहे हैं। मैं दर्शकों को कहूँगा, सारे लोग ऐसा था, और 2 दिन पहले आ गए थे, 5 दिन पहले आ गए थे, ये था वो था। मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हारा काम केवल खबरें पढ़ के सुना नहीं देना है, उन खबरों के पीछे का सच क्या है। और एनआईए ने, मनीष जी, जो बातें आज अभी आई हैं, सीमित उसमें आई हैं, वो उन खबरों ने पूरी तरह से इस देश के सेकुलरों को, इस देश के विरोधियों को, इस देश के विपक्षियों को, और इस देश के गद्दारों को पूरी तरह से नग्न कर दिया है। सारे कपड़े उनके फाड़ दिए हैं, और खासकर यहाँ से जो पहुंचा हुआ सनसनीबाज जो पाड़ा आड़ा टाइप के, ये सब लोग, कोई बचा नहीं है उसमें नंगे होने में। वो इतनी महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन इन्होंने उसको एनआईए के बाद एक छोटा सा आउटपुट बताकर इन्होंने उसको गायब कर दिया। और उसका कारण बताऊंगा मनीष जी की, ये कहीं सेटिंग का मामला है। अन्यथा मेरा मन ये नहीं स्वीकारता एक पत्रकार के नाते कि बड़े बड़े चैनलों में बैठे लोग इतने मूर्ख होंगे, इतना इनको आइडिया नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और इस खबर की हमें कैसे, इस खबर को समझना है। और ये खबर जो बताई जा रही है, खबर ये नहीं है, खबर तो इसके पीछे की खबर है। तो वो जरा दर्शक समझे। मनीष जी, 22 तारीख को वहां पे हमला होता है, और उसके बाद जो वहां मारे गए उनके परिजन तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारे आदमी मार दिया, हिंदू पूछ के मारा, और खतना चेक किया, आईडी कार्ड देखा, दुनिया भर की बातें हुई। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर कोई यात्री नहीं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। और ये भी बात सही थी कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहां 20-25 मिनट बाद पहुंची, क्योंकि वो जिस आदमी का वो जिप वाली आ रही है, जिप लाइन वाली वीडियो, वो बता रहा है कि करीब 25 मिनट बाद वहां पे आर्मी पहुंची थी। तो सारे चैनल इसको लगातार दिखाते रहे, इस बात को, और विपक्षियों की बड़ी जोश आ गया कि वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और 25 मिनट बाद क्यों पहुंची, दुनिया भर की बातें हुई। उसका 2-3 दिन बाद उसका खुलासा हुआ, जब अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तब पता चला कि यहाँ पे वो बंद था इलाका, यहाँ पे टूरिस्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं था, और इसलिए वहां पे बिना बताए इन लोगों ने घुसेड़ दिया था।
और उसकी वजह से वहां पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये बात आई थी सर्वदलीय बैठक में। लेकिन आज एनआईए ने जो कुछ खुलासा किया है दर्शक, वो बड़े दूसरे तरफ इंगित करता है, और ये साजिश कितनी गहरी है। तो पहले तो ये जितने यहाँ पे दलाल हैं, दिल्ली से लेकर वो जो यहाँ मंडरा रहे हैं पहलगांव तक, ये जितने दलाल कश्मीरियों को बड़ा क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि अभी भी मनीष जी एनआईए के पकड़ में 2500 कश्मीरी है, 2500 कश्मीरी, और जिसमें से 186 लोगों को वो एक तरह से अपने आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार वो कर चुके हैं। और उन 186 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको उनको बिल्कुल कंफर्म है कि इनके पास सूचनाएं हैं और ये आतंकवादियों के सीधे कांटेक्ट में थे। और वैसे 186 लोग गिरफ्तार हैं। तो दर्शक इस बात को समझें कि चाहे वो 20 लोग जो कांटेक्ट वाले हों वो, चाहे 186 लोग जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें आप कह सकते हैं वो, या जो 2500 लोग पकड़े हैं जिनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका है, वो सारे के सारे मुसलमान हैं, और वो सारे के सारे कश्मीरी मुसलमान हैं, और वो उसी पहलगांव के रहने वाले, वो कोई इस्लामाबाद या रावलपिंडी या लाहौर पेशावर से नहीं आए हैं। तो ये जो पिछले 10 दिन से इस देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरियत, तो कश्मीरी बड़े ईमानदार हो, कश्मीरी बड़े बढ़िया है, वो तो पाकिस्तानियों ने आके कर दिया, उसको देश की सरकार रोक तो नहीं पाई। तो इस बात की धज्जियां उड़ जाती हैं कि एक आध आदमी होता, 2-4 आदमी होता तो भी मैं मान लेता। 2500 लोग निशाने पे हैं, और उसमें से अभी रुक जाइए मनीष जी, इसको तो अभी बताता हूं कि 186 लोग तो बाकायदे गिरफ्तार हैं, और उसमें से 20 लोगों पे पिन पॉइंट कर रही है कि ये लोग उस दिन वहां पे मदद कर रहे थे। और उसमें जो एनआईए की जो रिपोर्ट है उसको एक कोई बंबई से है श्रीजीत, वो वीडियो मुझे मिला नहीं, लेकिन वो किसी न्यूज चैनल पर दिखा रहे थे, उन्होंने उसको दिया होगा, बाकी उन्होंने डाला नहीं है, कि वो जो बेताब घाटी है, कि उस बेताब घाटी में वो जिस दिन घूमने गए थे, और वो बाइसरन वाली घटना से 2 दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन, 18 तारीख को, हाँ 18 अप्रैल को वो घूमने गए थे, तो वहां पे उन्होंने ऐसे ही अपनी सेल्फी ली, और संयोग से वो 2 आतंकवादी उसमें आ गए, जो 18 तारीख को वो पहलगांव की बेताब घाटी में वो टहल रहे थे। तो जब उनको इनलार्ज करके देखा गया तो उनकी फोटो वही है जो जारी की है, स्केच जारी किया है, जो बाद में उनकी ओरिजिनल फोटो मिल गई, तो उसमें एक पाकिस्तानी और बाकी यहाँ वाला कश्मीर वाला है। तो और जो मनीष जी एनआईए की रिपोर्ट है बहुत गंभीर रिपोर्ट है, कि वो ये बता रही है कि ये सारे आतंकवादी 15 अप्रैल को पहलगांव पहुंच गए थे, और इसमें अभी धज्जियां उड़ेंगी इनकी। और उसमें 15 तारीख को पहुंचने के बाद इन्होंने 3 पूरे इलाके की रेकी की कि हम कहां पर इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो उन्होंने बेताब घाटी है, एक ऊंजा ओखा घाटी है, एक अम्यूजमेंट पार्क है, 3 घाटियों की उन्होंने वहां पर रेकी की। और तीनों घाटियों की रेकी करने के बाद उनकी ये समझ में आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। ये दर्शक समझे, ये जो कूद रहे हैं ना कि कैसे घुस गए, कैसे कहाँ थी सिक्योरिटी, क्योंकि वहां पर वो टूरिस्ट स्पॉट खुले हुए थे, वो बंद नहीं थे, और वहां पर टूरिस्टों का आना जाना था, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते थे। लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस और आर्मी हमारी मौजूद थी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो लास्ट मोमेंट में जब उन्होंने तीनों जगह रेकी कर ली, तो फिर उनकी समझ में आया कि यहाँ पर हम इस घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तब वो बाइसरन घाटी की तरफ घूमे, और उन्होंने बाइसरन के रेकी की, और 22 तारीख की घटना है, और वो 20 तारीख को बाइसरन घाटी पहुंच गए। तो अब जरा मनीष जी 2-3 चीजें इसमें समझने आ गई हैं कि ये जो चिल्ला रहे हैं ना कि वहां पे हजारों लोगों को बिना सिक्योरिटी के छोड़ दिया, तो हजारों लोगों को बिना सिक्योरिटी के नहीं छोड़ा। वो जो इतने अमेरिकन बंदूकें लेके आए थे आतंकवादी, उनकी औकात नहीं हुई उन 3 जगहों पे हमला करने की, क्योंकि इतनी वहां पे हमारी आर्मी मौजूद थी। वो उस जगह पहुंचे जो पहले स्थापित हो चुका है, कि वहां पर तो बंद ही था, वहां पर कोई जा ही नहीं रहा था, वहां जून से उसको खुलना था। तो अब जरा कनेक्शन जोड़िए मनीष जी, लोकल जो बता रहे हैं ना, लोकल बड़े ईमानदार हैं, कश्मीरी बड़े ईमानदार हैं, बड़े देवता टाइप के हैं, वो कितने राक्षसी और किस तरह से आतंकवादियों से उनसे मिले हुए थे, कि 20 तारीख को बिना किसी को सूचना दिए वो उसको खोलते हैं, और वो 20 तारीख का कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा है, यानी 21 तारीख से मान लीजिए कि 21 तारीख को वो खोलते हैं, और वो आतंकवादी भी 20 तारीख को बाइसरन पहुंचते हैं, और 21 को वो देखते हैं कि कैसी भीड़ है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग जा रहे हैं, और 22 को वो घटना को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि वहां पे कोई सुरक्षा थी ही नहीं।
तो ये संयोग नहीं हो सकता मनीष जी कि अचानक जो है जहां पे उन्होंने सरकार को सूचना नहीं दी, आर्मी को सूचना नहीं दी, सुरक्षा बलों को सूचना नहीं दी, उन आतंकवादियों को कैसे सूचना हो गई कि यहाँ पे 2-3 हजार टूरिस्ट पहुंचने वाला है। तो इसका मतलब वहां पे जो लोग पहुंचे या पहुंचाए गए वो सारे घोड़े वाले या होटल वाले या टूर ऑपरेटर या होटल मालिक वो निश्चित तौर पर उन आतंकवादियों से मिले हुए थे। अन्यथा ये पहले चीजें पता चल जाती कि 2-4-10 दिन बाद होता, 5 दिन बाद होता, तो वो उनको मालूम था कि अगर ज्यादा हम देर करेंगे तो यहाँ पर पुलिस आ जाएगी या फिर यहाँ पे ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। तो 21 तारीख मतलब 20 तारीख से कह रहे हैं, लेकिन 21 तारीख से शुरू हुआ, 22 को उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया, यानी 24 घंटे के अंदर। और ये लोकल लोग उनसे मिले हुए थे। तो आज जो एनआईए का अभी इतना इनपुट आया है, उसके बाद तो मनीष जी इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं कि ये जो है ये जानबूझकर उन हत्यारों को, और खासकर वो जो पहलगांव के रहने वाले कश्मीरी मुसलमान, 2500 मुसलमान हिरासत में है इस समय एनआईए के। तो आप समझ लीजिए कि कितने ईमानदार हैं, कितने वो गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं, और कितना उनको टूरिस्ट का प्रेम है। तो वो एक तरह से लाशें बिछवा के दोबारा नौटंकी शुरू हुई है। हाँ बताइए मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए साफ लग रहा है कि किस तरह का एक खेल हुआ, और ये सब नया नया लगातार नौटंकी करते रहे। अभी भी ये फ्रेम चल रहा है नैरेटिव की कश्मीरियत, पाकिस्तान। इनफैक्ट ये देखिए कि वो कह रहे कि नहीं, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जिनने ये कर दिया, जिनका उद्देश्य ये था, इसीलिए इनको एनआईए बताया गया। कौन कह रहा है मनीष जी? ये पूरा नैरेटिव तो यही चलाया जा रहा है कि कश्मीरियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो देखिए आज ये चलाया जा रहा है कि फूल बरसा रहे हैं पर्यटकों पे, जबकि सरकार ने मैक्सिमम पर्यटन स्थल बंद कर दिया। आज वीडियो आया है कि वहां के लोग फूल बरसा रहे हैं पर्यटकों पर, और पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह इस बात का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया कि देखिए कश्मीर कैसे आम भारतीयों का, आम हिंदुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। अब जरा खबर दिखा दीजिए दोनों, ताकि दर्शकों को, फिर उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। ये देखिए कि पहलगांव की बैसरन घाटी में 2 दिन पहले से ही मौजूद थे आतंकी। 3 और टूरिस्ट स्पॉट को बनाया था टारगेट। सूत्रों ने किए सनसनीखेज खुलासे, और ये बताऊंगा अभी खुलासे कैसे हुए हैं। कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद से ही घटना की जांच जारी है। एनआईए की जांच के दौरान कई अहम खुलासे भी हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादी 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी पहुंच गए थे। इन आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ बैसरन ही नहीं बल्कि 3 अन्य पर्यटन स्थल भी थे। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर जो 2500 हिरासत में लिए गए हैं, कि पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में मौजूद थे। हमला करने वाले आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगांव पहुंच गए थे। आतंकवादियों ने बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगह भी रेकी की थी। आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी आतंकियों के निशाने पर थे। एनआईए की जांच में 20 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से कई ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी। घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। इनके 2 फोन को सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिया है। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। इससे पहले जांच के दौरान आतंकी टूल किट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। इस टूल किट के जरिए आतंकवादियों ने कई तरह की हिदायतें जारी की थी। इसमें आतंकवादियों को क्या करना है क्या नहीं करना है तो छोड़िए, और जरा बगल में आइए मनीष जी। ये कंफर्म करना था, ये 2 दिन पहले लोग बैसरन घाटी पहुंच गए थे। जरा बगल वाली खबर देखिए कि पहलगांव में हमले से पहले आतंकियों के निशाने पर थी ये 3 जगहें, फिर क्यों बैसरन को बनाया निशाना, जाने सब कुछ। और ये सब एनआईए के हवाले से आई। और ये जो पकड़े गए जिन पे लठ बरस रहे हैं, जो 125, 86, 87 लोग हिरासत में हैं, वही उगल रहे हैं, क्योंकि वो सब आतंकवादियों से मिले हुए थे। कि पहलगांव हमले से पहले आतंकियों ने आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी की रेकी की थी, लेकिन सुरक्षा की मजबूती के चलते, जरा गौर करिए कि लेकिन सुरक्षा की मजबूती के चलते इन जगहों को छोड़ दिया गया। बैसरन घाटी को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी और भीड़ भी कम थी। कमजोर क्या थी, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था थी ही नहीं। वहां तो जबरदस्त
वहां जबरदस्ती इन्फिल्ट्रेट किया गया। वहां कम होती है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि 4 ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों की मदद की थी और एक स्पॉट का उन्होंने लिखा है कि जांच में सामने आया है कि आरू घाटी एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी पर सुरक्षा व्यवस्था के मामले में अधिक मजबूत थी। आरू घाटी में पर्यटकों की मौजूदगी और सुरक्षा बलों की नियमित गश्त के चलते आतंकियों को वहां हमला करना मुश्किल लगा। आरू घाटी पहलगांव से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक शांत और बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो घने जंगलों और ट्रेकिंग रूट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ से आरू घाटी पर्यटकों के बीच बड़ी लोकप्रिय है, लेकिन वहां पुलिस और सेना की छोटी पोस्ट भी है जो गतिविधियों पर नजर रखती है। जरा गौर करिए मनीष जी कि पहलगांव टाउन से 12 किलोमीटर दूर ये एक तरह से जंगलों में ये भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बैन नहीं था, ये खुला हुआ था, तो वहां पर कैसी व्यवस्था थी ये रिपोर्ट बता रही कि वहां के पर्यटकों से बात करके, वहां लोकल लोगों से बात करके कि यहाँ पर क्या व्यवस्था थी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए। दूसरा, ये बेताब घाटी पहलगांव से कितनी दूर, तो बेताब घाटी में भी आतंकियों को भारी संख्या में पर्यटकों की मौजूदगी और इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण चुनौती महसूस हुई। खासकर सप्ताहांत के दौरान बेताब घाटी में काफी भीड़ रहती है। यहाँ इस दौरान सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। ये घाटी पहलगांव से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम 1993 की फिल्म बेताब के नाम पर पड़ा। यह घाटी देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है और लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर्यटक अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं। यह स्थान भी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है और सुरक्षा बलों की नियमित उपस्थिति रहती है। आतंकियों के लिए यहाँ हमला करना बेहद कठिन था। ये 3 उनके टारगेट थे, उनको जरा समझिए। और तीसरा कि पुलिस स्टेशन, एम्यूजमेंट पार्क जैसे बड़े स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी और लोकल पुलिस की मौजूदगी ज्यादा थी, जिससे वहां हमला करने पर पकड़े जाने का खतरा अधिक था। यहाँ से लोकल पुलिस स्टेशन भी पास था। ये पहलगांव बाजार से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और परिवार और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मौजूदगी लगातार रहती है और सीसीटीवी निगरानी भी सक्रिय है। यहाँ हर दिन काफी भीड़ होती है, जिससे हमला करना जोखिम भरा था। तो जो दो सवाल जिसको लेके नाच रहे थे पिछले 10 दिनों से लोग, तो पहला तो यह कि वहां पे सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी और सिक्योरिटी की ऐसी व्यवस्था थी कि उन आतंकवादियों की हिम्मत नहीं पड़ी पर्यटकों के ऊपर कुछ करने की या उनसे कोई बवाल करने की या उनको मारने की। उन्होंने ऐसी जगह चुनी, बाईसरन घाटी, जहां पर सिक्योरिटी थी ही नहीं, कमजोर या कम या ज्यादा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जगह अबेंडेंट थी, वो जगह बंद थी। तो मनीष जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि वो आतंकवादी भी 20 तारीख को बाईसरन घाटी पहुंचते हैं और 20 ही तारीख को यहाँ के जो लोकल ऑपरेटर हैं वो उसको नियम तोड़ के बिना किसी को बताए रास्ता खोल देते हैं, जबरदस्ती खुलवा देते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? ये बताता है कि जो लोकल ऑपरेटर हैं, जो लोकल घोड़े वाले हैं, जो लोकल खच्चर वाले हैं, जो लोकल होटल वाले हैं, उनकी उन आतंकवादियों से बड़ी गहरी मिलीभगत थी। और वो 15 तारीख से पहलगांव में रह रहे थे, उनको कोई लोकल सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। वो भूत थे, परेत थे, कौन थे? 15 से 22 तारीख को उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो 15 से 22 7 दिन वो कहाँ रहे, कहाँ सोए, कहाँ खाया, कहाँ पिया, कौन साथ में था? तो ये लोकल मुसलमानों के अलावा और कौन था वहां पे उनके साथ? तो एनआईए के अभी प्रारंभिक जांच के सामने आई है। अभी जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो ये और ज्यादा नंगे होंगे, लेकिन जितनी आई है सामने, उसके बाद ये इस देश के सेकुलर, जो हम लोगों को मनीष जी पिछले 10 दिन से कोस रहे हैं इस देश की सरकार को, और हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये जो है सिक्योरिटी फेल्योर है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार से सवाल पूछे जाए तो सरकार नहीं जिम्मेदार है। सरकार, जो तुम आज की तारीख में एक पहाड़ा पढ़ा रहे हो कि नहीं वो कश्मीरी मुसलमान बहुत अच्छे हैं, तो तुम वो पहाड़ा नहीं पढ़ा रहे हो, तुम दोबारा उनको इसी तरह की हरकत करने के लिए फिर प्रेरित कर रहे हो कि तुम इस तरह का विश्वासघात करो, इसी तरह से हिंदुओं को मरवाओ और हम तुम्हारी ढाल बनके साथ में खड़े हो जाएंगे। ये है सच। बिल्कुल, और यही से कि चीज साफ लग रही है कि कैसे पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ कि कश्मीर जाकर के कुछ बाहर से कुछ गवैये, कुछ नाचने वाली इस तरह के भाड़ तैयार किए गए जो नैरेटिव बनाना शुरू करे और उन्हें साबित करने की शुरू कर दी कि फेल्योर सरकार की है। अब ये जब और मुझे लगता है कि इसको बहुत पहले अब्दुल्ला ने समझ लिया, इसीलिए अब्दुल्ला ने सरेंडर कर दिया। अब धीरे धीरे इनका सच सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी
ये ना सिर्फ आतंकी पकड़े जाएंगे, इसके पीछे का पूरा खेल भी खुल जाएगा। मनीष जी, मैं पहलगांव घूमा हूँ, 3 दफे घूमा हूँ, और बड़ा छोटा सा टाउन है। मैंने उस दिन भी बताया था कि 9,000 10,000 वहां की आबादी है, और वहां पर एक पाकिस्तानी आतंकवादी और 4 ये आतंकवादी जो लोकल हैं, अगल बगल के रहने वाले हैं, ये 1 हफ्ते तक वहां पर घूमते रहे, किसी ने इनको पहचाना नहीं कौन था वो। तो निश्चित तौर पर सब जानते थे, क्योंकि पाकिस्तान की एक अलग ही उसकी वेशभूषा होगी, वो अलग ही बात कर रही है। और जिन लोगों ने जो जिनके परिजन मारे गए हैं, उन्होंने बाकायदे बताया कि वो पंजाबी में बात कर रहा था, वो कश्मीरी में बात वो नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे तो तत्काल उनको चिन्हित कर लेना चाहिए था कि ये आदमी कौन है कि जो कश्मीरी वेशभूषा में है। और वो देखिए, मैं भूल गया निकालना कि श्रीजीत की जो फोटो खींची है, तो वो उसमें बिल्कुल कश्मीरी वेशभूषा में है दोनों आतंकवादी, और वो उनके संयोग है कि उनकी सेल्फी में आ गए। वो जब बाद में उनके स्केच वगैरह उन्होंने वायरल किए सिक्योरिटी एजेंसीज ने, तब उनको लगा कि ये तो मेरे सेल्फी के अंदर है, तब उन्होंने उसको किया है। तो 1 हफ्ते तक वो पहलगांव में थे, क्यों नहीं किसी ने चिन्हित। और 2,500 लोगों को पकड़ा, तो 2,500 लोगों को ऐसे नहीं उठा लिया गया होगा। निश्चित उनकी कोई ना कोई भूमिका है, उनको कहीं ना कहीं कोई जानकारी है। तो ये एक तरह से जानबूझकर हिंदुओं का जो सामूहिक नरसंहार किया गया पहलगांव के अंदर, इसमें उन कश्मीर के मुसलमानों की बराबर की भागीदारी है। और अब क्योंकि वो मार डाले गए, अब वो वापस तो आ नहीं सकते, उनको आतंकवादियों को जो करना था वो कर चुके। जो उन्होंने मारते समय कहा था कि जाके मोदी को बता देना, वो काम भी हो गया, मोदी को पता चल गया, मोदी पता जाए। तो अब ये इन्होंने नाटक करना शुरू किया कि अरे यहाँ तो हम तो रो रहे हैं, हम तो खाना नहीं खा रहे हैं, हम पीना नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं था। 1 हफ्ते तक ये लोग क्या कर रहे थे, और ये तो बड़ा नरसंहार करवा देते। लेकिन हमारी सुरक्षा जो आज पिछले 10 दिन से जो सवाल पूछा जा रहा था, वो कलंक भी आज मिटा है, जब एनआईए की रिपोर्ट के ये अंश अभी सामने आए हैं। अन्यथा ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे वहाँ सुरक्षा के जवान जो है, जो बेचारे अपनी जान पे खेल के वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, कि वो लोग बड़े निकम्मे नकारे टाइप के हैं। वो उस जगह उन्होंने लावारिस छोड़ दिया था। तो ये सामने आ रहा कि 3 जगह उन्होंने देखी कि उनकी फोटो आ गई है, ऐसा नहीं कि कोई बनाई हुई कहानी है। वो आतंकवादी बेताब वैली में टहल रहे 18 तारीख को, तो वो रेकी तो कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जब उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को देखा, सशस्त्र बलों को देखा, तो समझ गए कि यहाँ पे हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, तो वो छोड़ के भाग गए। और बाद में जो पहलगांव के जो लोकल होटल ऑपरेटर हैं और जो लोकल टूर ऑपरेटर हैं, उनके साथ मिली भगत करके ऐसी जगह ले जाया गया। ये मनीष जी, इनके ऊपर लाठी, मतलब अब वो खैर कहने की कोई जरूरत नहीं, वो चल रही होगी। अभी कौन लोग पकड़े गए क्या, अभी कुछ बोल नहीं रही है ना ये, कि निश्चित तौर पर वो कौन व्यक्ति था या कौन व्यक्ति थे जिन्होंने उस नियम को तोड़ा, और बिना सरकार को, बिना किसी एजेंसी को सूचना दिए उन्होंने वो 22 रन का रास्ता खोल दिया। तो वो रास्ता नहीं खोला था, वो एक तरह से कत्ल कराने के लिए लोगों को ले गए थे। और टूरिस्ट आदमी, मैं पहले दिन भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि उनकी विचारों की कोई गलती नहीं। वो जो यहाँ से गुजरात से चल के गया, बंबई से चल के गया, उसे क्या मालूम कहाँ का रास्ता कौन सा बंद है, कौन सा खुला है। ये तो लोकल जो ऑपरेटर होते हैं, जो लोकल कच्चे वाले होते हैं, पैकेज जो मिलता है उस हिसाब से वो काम करते हैं, उस पैकेज के हिसाब से वो काम करते हैं। और दलाल कैसे सक्रिय, जरा ये भी समझिए कि इन हत्यारों के पक्ष में, इन हत्यारों के लिए पैसा इकट्ठा करने के कैसे दलाल सक्रिय हैं, वो सनसनीबाज मनीष जी। तो वो तो खैर अपना उसके तो कर्म सब जानते ही हैं। उसने एक वीडियो डाला, और क्योंकि उसने थंबनेल ऐसा लगाया तो मैंने देखे कि एक पूरा जत्था, और वो बड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं वो जत्था कि हम गुजरात से आए हैं और अमित शाह की कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं। ये इस बात को उसने 2-3 बार कहा, बड़ा जोर देके, कि हम गुजरात से आए हैं, अमित शाह की कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं, और 30-40 लोग आए हैं। और उसने सनसनीबाज से कहा कि आप कैमरा बंद करिए, हम आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं और हम आपसे कुछ और भी बात करना चाहते हैं। तो उसके बाद सनसनीबाज ने कहा कि अभी मैं जरा शूट कर लूं, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूं। तो ये एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह के लिए सिग्नल है मनीष जी। और ये जो बात में हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, लगातार इस बात पे कह रहे हैं कि इकट्ठे जत्थे बना के भेजे जा रहे हैं वहां पे। और वो आदमी कौन हो सकता है, या आप अच्छे समझ सकते हो, कम से कम राष्ट्रवादी तो कतई नहीं है कि वो 40 आदमी आए हैं गुजरात से, बता रहे हैं कि मैं अमित शाह के संसदीय क्षेत्र से आया हूं, और आप तुम्हारा प्रोग्राम मैं रोज देखता हूं, और तुमसे अभी कैमरा बंद करो, तुमसे अलग से बात करूंगा।
तो निश्चित तौर पर ये प्रायोजित टूर करवाए जा रहे हैं ताकि उनको रोटी मिले, उनको उनकी जेबें भरे उन हत्यारों के समर्थकों की। तो अब वो आदमी बोलते हुए सामने है वीडियो में, तो अब ये तो अमित शाह समझे कि क्योंकि एक बड़ा क्लू वहां से मिल सकता है एनआईए को भी और गृह मंत्री को भी कि यहाँ पे कौन लोग अभी टूरिस्टों को भेज रहे हैं बड़े प्रायोजित तरीके से, कौन इनको बिल्कुल प्रायोजित सर, कर रहा है। ये तो हम और आप जानते हैं, मैंने पीछे भी इसका जिक्र किया था कि सनसनीबाज की टिकट भी हो सकता है उनने बनवाई होगी, और कहां पर कौन मिलेगा ये सब तय होता है। टेलीविजन की स्टोरी आमतौर पर ऐसे बनती, खास करके जब से यूट्यूब का दौर आया है, ये प्लांट करके स्टोरी अहमदाबाद से भेजे गए होंगे जो अमित शाह को। निश्चित रूप से यदि गुजरात में सरकार सालों से भाजपा की है, तो विरोधी में तो कांग्रेस भी तो है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बहुत बड़े पैमाने पर नफरत करने वाले भी तो गुजराती हैं। इसमें कोई दो मत तो है नहीं ना कि गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं जो अमित शाह और मोदी से नफरत करते हैं। इनके जत्था को भेजा गया होगा पैसे देकर के कि कैसे आपको सनसनीबाज से बात करनी है। कुछ और उचक्के गए हैं जो नाम लेने लायक नहीं है, वो खलिहर हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे नौकरी करते हैं, वो सब भी वहां दुकान चला रहे हैं। और इसकी मैं वानगी बताता हूं, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं। मैं जब गोरखपुर में गया था चुनाव के समय में, कुछ यूट्यूबर्स थे, उन यूट्यूबर्स से मेरी मुलाकात हुई। हमने, वो सो कॉल राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स थे, उनने मुझे बताया कि सर एक स्टोरी करनी है, कुछ मूल्य जमा कराए गए हैं, वो किराए के मूल्य हैं, उनको राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना है। सोचिए, मतलब वो सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा था उसके लिए। उन्हें पता, मुझे बाद में बताया कि सब हैं एंटी नेशनल एजेंडा वाले, सब घोर मोदी, लेकिन ये पैसे लेकर के बोल रहे हैं। तो इस तरह की स्टोरी दोनों तरफ से होती है। तो समझ लीजिए कि खेल के, और ये जो होता है ना अलग अलग रोड पे घूमने वाले, जो बाइट लेकर करने वाले, जो चौराहे पे बाजार में इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, तो सनसनीबाज भी तो यही काम कर रहा है ना। सनसनीबाज बौद्धिक लेवल यदि होता तो भाई तुम इतने दिनों तक जीवन में तुमने कभी रिपोर्टिंग नहीं की। बुरौती में जो ये घूम रहे हो उचक्का की तरह, इसका मतलब क्या है, माल लेकर के। तो मुझे लगता है सर इतनी हल्की बात नहीं है। मुझे लगता है गृह, आपने इशारा किया, गृह मंत्री को समझना चाहिए कि खेल क्या हो रहा है। ये ठीक है कि तुम नैरेटिव हिसाब से चला रहे हो, विचारधारा तुम्हारी है अलग, लेकिन आप देश के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए कश्मीर में एक मंच तैयार कर रहे हैं। मनीष जी, उसमें बाल की खाल पकड़ने की आदत है मेरी कि मान लीजिए वो गुजरात से आया था, अहमदाबाद से आया था, जहां से भी आया था, तो उसको इतना बता देना चाहिए था कि ठीक मैं गुजराती हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ, गांधीनगर, जहां से भी आया हो। उसने बड़ा जोर देकर कहा कि मैं अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया हूँ। तो वो सामान्य, ये सनसनीबाज ने समझाया होगा कि तुम्हें ये बोलना है। देखिए जब रिकॉर्डिंग कैसे वो जो हाथ मसलने वाला जो कांडी केजरी के साथ जब था, बहुत क्रांतिकारी, उसने केजरी को समझाया था, तो केजरी भी शातिर था। केजरी ने कहा तुम्हें ऐसे बनाना है, बोला हाँ ऐसे करना है। तो इंटरव्यू से पहले सनसनीबाज ने उसे समझाया होगा कि तुम बोलना कि मैं अमित शाह के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया हूं, क्योंकि कैमरा ऐसे ही प्लांट वे में खुलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से इस मैटर को लेना चाहिए। और उससे मनीष जी जरा समझिए कि उससे वो पूरी सरकार को नकार रहा था, गृह मंत्री को नकार रहा था कि गृह मंत्री कुछ भी कहता रहे, मैं तो उनके क्षेत्र से रहने वाला हूँ, मैं उनकी नहीं सुन रहा, मुझे तो यहाँ सब बहुत बढ़िया लग रहा है, सब बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है और बहुत बढ़िया है कश्मीर। तो वो उसका जबरदस्ती ये बात कहने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने जानबूझ कर कहा, तो जानबूझ करके नहीं, वो प्रायोजित तरीके से था। तो ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी तो चलिए इस सनसनीबाज के यहाँ, ये लोग इसका मतलब देश के लिए खतरा हैं ये लोग, ये खास बात है। बिल्कुल, और सही बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। एक उचक्का, कहा जाता है कि चैनल उसका बंद हुआ और दारू का ग्लास लेकर के फोटो खिंचवाता है, कहता है जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो। अब उन चुट्टों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना उसके लिए कुछ कहने की जरूरत है, लेकिन ये समझ लीजिए कि कैसी सरकार है कि देश के गृह मंत्री के लिए पूरी चीजों का मजाक, दारू का ग्लास लेकर के कहता जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं होटल में मौज कर रहा हूँ, 5 स्टार होटल में मजे ले रहा हूँ और तुम्हारी में मजे ले रहा हूँ। तो मजे वो किसी अमित शाह या मोदी की नहीं ले रहा है, मजे उस देश का ले रहा है। यदि ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होगा तो हम लोग अब क्या ही कर सकते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, नहीं, उस पर हम लोग पूरी बात कर चुके और उसके बाद निराशा हाथ है। तो अब क्या मैं कि ऐसा माहौल, इस पर बात नहीं करना, लेकिन इसको भी आपने छेड़ दी तो एक और बताता हूँ मनीष जी कि कैसे लोग बैठे हैं इस युद्ध काल में, नरेंद्र मोदी कैसे सरकार चला रहे हैं और कैसे देश चला रहे हैं। मुझे कभी कभी ताजुब होता है। अभी आपने सुना होगा, दर्शकों को कहूंगा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के चैनल बैन किए गए हैं।
तो वो ठीक है, जो बैन किए गए हैं 16 चैनल थे, 16 हो गए, 20 हो गए हो, तो कुछ चैनल जो मैं देखता था, मैंने देखा सारे बैन है, तो मैंने चलो ठीक है। लेकिन मनीष जी, अब जरा खेल समझिए कि यहाँ पर कैसी सेटिंग चल रही है और कैसे लोग इस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका एक नमूना बताता हूँ कि पाकिस्तान का एक चैनल है और वो राजनीति पे कभी वो बात ही नहीं करता, वो राजनीतिक चैनल ही नहीं है, वो केवल क्रिकेट के मैच के बारे में बात करता है, क्रिकेट की बात करता है। और उस क्रिकेट के मामले में वो पाकिस्तान को बिल्कुल उल्टा लटका के नीचे मिर्चा जलाते हैं, इस तरह के वो प्रोग्राम करता है वो, कि पाकिस्तान में सब उसके दुश्मन है। मैंने वसीम अकरम को भी सुना, मैंने शोएब अख्तर को भी सुना, मैंने शाहिद अफरीदी को भी सुना। वो सब लोग उसको हमेशा धमकाया करते हैं, कभी मेरे सामने पड़ गया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर की बातें वो करते हैं। लेकिन वो दो आदमी मिलकर करते हैं और वो नियमित करते हैं, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हैं, केवल और बात हमेशा क्रिकेट की करते हैं, कतई किसी और विषय पे जाते ही नहीं है। वासे हबीब हमारे यहाँ, हमारे हो सकता कुछ हमारे दर्शक हों, तो मैंने देखा तो उसका भी चैनल बैन था। तो मैंने चलो ठीक है, इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में बैन किए गए हैं। लेकिन सारे लोगों के और लोगों के चैनल खुल गए, उसका चैनल अभी भी बैन है। तो कारण उसका मनीष जी जरा समझ लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ। वो वसीम अकरम को गरियाता, या जितने का पाकिस्तान के क्रिकेटर है सबको गरियाता, पूरी टीम को गरियाते हैं वो लोग। वो एक उनका एक अलग काम है और जानकार लोग हैं क्रिकेट के, इसीलिए थोड़ा उनको सुनता भी हूँ। लेकिन मनीष जी क्यों वो बैन है, इसको जरा समझिए। क्योंकि वो पाकिस्तान के तो जितने स्टार हैं सबको तो गरियाते गए रहते हैं, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं। लेकिन वो जो सोनिया गांधी के देवर का चैनल है ना आपके यहाँ, उसके यहाँ का जो उसके साथ सेटिंग रिपोर्टर है उसकी, मैं समझ गया। उसका जो रिपोर्टर है वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दामाद बन के घूम रहा था। वो घूम रहा था। उसके बदन पे भी कपड़े बाकी नहीं रखते, उसको नंगा कर दिया उन्होंने उसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, कि इसको न क्रिकेट की तमीज है, न इसको ग्राउंड की तमीज है। और ये आदमी सिर्फ दलाली करके अपने नौकरी कर रहा है। और वो सोनिया गांधी के चैनल, देवर के चैनल का रिपोर्टर है। नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, सब समझ गए होंगे। तो मुझको जब ये मैंने देखा कि सारे चैनल खुले हुए हैं, केवल वासे हबीब का चैनल बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ सेटिंग है और उन्होंने उसको नंगा कर दिया है पूरी तरह से। सोनिया गांधी के देवर के चैनल का जो क्रिकेट का रिपोर्टिंग करने चैंपियंस ट्रॉफी में गया था, कि उसको उसने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। तो ये पूरा प्रकरण मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मनीष जी ने छेड़ दिया कि जरा गौर करिए कि जिन लोगों की जिम्मे है चैनल बैन करना, वो कौन लोग हैं कि उनको प्रधानमंत्री मोदी का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम नहीं समझ में आ रही। ये इस टाइप के लोगों की दलाली में जुटे हैं जिनके जिम्मे है चैनल बैन करना। तो इससे मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे इस देश को चला रहे हैं और कैसे सरकार को चला रहे हैं, तो भगवान ही चला रहे हैं बस। ये बड़ा मुद्दा है कि वो चूंकि वो शराब के गिलास लिए हुए जो उचक्का है, वो योगी आदित्यनाथ की नियमित रूप से गड्ढा खोदता है और योगी की सरकार में जो कुछ लोग हैं वही एजेंडा चलाते हैं। तो समझ में आवा कि बड़ी चालाकी से कि हाँ ये चैनल बंद करना है, बाकी अपने दूसरे सब चैनलों से वो एजेंडा चला रहा है और भारत को गाली दे रहा है। तो समझ जाइए कि इस देश में खेल क्या है। लेकिन चलिए, हमारी एनआईए बेहतरीन काम कर रही है। कुछ लघुए भगुए ऐसे ही जिंदा रहेंगे, कुछ दैत्यों का होना भी जरूरी है। यदि वो दैत्य नहीं रहेंगे तो हमें आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। उन राक्षसों का होना भी जरूरी है। यदि राक्षस नहीं होते तो हमें राम मिलते कैसे? तो हम इसी पे संतोष कर लेते हैं कि चलिए, बड़ा राक्षस रावण मारा जा रहा है, कुछ लघुए भगुए तो रह जाएंगे, लेकिन एनआईए जड़ से इसे समाप्त करेगी। हमें भरोसा है कि सरकार इसी बहाने, इसी धार में जिस ढंग से काम कर रही है पाकिस्तानियों को भगाने का। सोचिए, 40-40 साल से आपकी सीआरपीएफ में कोई था, कोई जम्मू कश्मीर पुलिस में, कोई पंजाब पुलिस में भी, तो निकल लेंगे तो पता चलेगा आर्मी में भी था। तो सोचिए इस देश के साथ क्या कुछ हो रहा था। लगे गुजरात में जो हो रहा है, बड़े पैमाने पर हजारों हजार की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या डिटेन किए गए हैं, ये संभव नहीं था। सरकार ये भी कर रही है। चलिए, कुछ चीजों से हम इसी बिहार मान रहे हैं कि चलो कुछ अच्छा होना है। पाकिस्तान की स्थिति भी जरा समझ लीजिए कि वो अभी तक तो मुर्दों को लेने से मना कर देता था, लाशें मना कर देता था। अब वो जिंदा लोगों को लेने से मना कर रहा है। उसने बंद कर दिया बॉर्डर। वो सारे कागज पत्तर लेके खड़े हैं, हिंदुस्तान ने उनको रिलीज कर दिया कि हम भैया तुम्हारे नागरिक है। उसमें वो कह रहा गेट नहीं खोलेंगे, हमको नहीं चाहिए। तो ये पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच चुका है।
पहुंच चुका है। और इसीलिए हमें लगता है कि हम बेहतर जा रहे हैं। धीरे-धीरे बहुत कुछ सुधार हो रहा है और होने वाला है।